हेलो एवरीवन, कैसे हो? फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाइए, ऑडियो को कीजिए कंफर्म। आई वेलकम ऑल टू द अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाइए। फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाइए। आई वेलकम ऑल टू द अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। फटाफट से आ जाइए, जुड़ जाइए एक बार। फटाफट से आ जाइए। इससे पहले जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो नए चेंजेस हैं आज आपके लिए। उसके बाद हम बात करेंगे अपने टॉपिक, आज का जो विषय रहने वाला है। सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ा अन अकेडमी के बारे में ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। ये अपने बारे में है। ये अन अकेडमी पे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। टॉप एजुकेटर इंडिया के यहाँ हम आपको मिलते हैं। अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें, इसके लिए स्टेप बताए गए हैं आपको। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ RKB10 यूज़ करते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस आपके सामने है। उसके अलावा ये आइकॉनिक और प्लस के दोनों के चार्जेस और 10% डिस्काउंट के साथ। और बहुत ही कम दिन बचे हैं, 15 जुलाई को प्राइस हाइक कर जाएगा, तो फटाफट से एक बार क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस आप देख सकते हैं। यूट्यूब लाइव पे हम मिलते हैं डेली रात को 9 बजे। 2 PM वाला टाइम अब हम कर लेंगे अपना 9 AM। और उसके बाद ये एक्सेल और मैथमेटिकल साइंस के 2 बैच चल रहे हैं। कल से स्टार्ट, आज से स्टार्ट हो जाएगा। ये जो केमिकल साइंस का और मैथमेटिकल साइंस का चल रहा है। बिग्स बंटी क्या है, इसको देख सकते, बग्स बंटी क्या है, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट को लेके। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें आज अपने टॉपिक पे, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज का अपना जो विषय रहेगा चर्चा का विषय अपना है। फटाफट से एक बार जुड़ जाइए। निहाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाइए। फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाइए, फिर हम डिस्कस करेंगे अपना जो आज का टॉपिक रहेगा एग्जाम CSIR नेट को लेकर। CSIR नेट को लेकर जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में बन रहे हैं, फटाफट से उनको, जो उनका वो आपको कहते हैं ना कि क्या बनता है, संदेह बना हुआ है, संदेह को दूर किया जाएगा। फटाफट से एक बार जो भी डाउट है, फटाफट से। सोनिका जागलान सर, फर्स्ट पेपर के लिए बिल्कुल कुछ ना कुछ होगा, जरूर मिलेगा जी आपको कुछ ना कुछ, बिल्कुल। फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाइए। आई वेलकम ऑल टू द, फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अन अकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, अन अकेडमी CSIR नेट। फटाफट से एक बार सभी आ जाइए, फिर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, ओके ओके, मैं समझ गया। ए फर्स्ट पेपर और फर्स्ट पार्ट मीन्स पार्ट ए, जनरल एप्टीट्यूड की बात की जा रही है, बिल्कुल उस पर भी डिस्कस होगा। और उसके लिए भी मैं आपके लिए कुछ निकाल के लेके आऊँगा, छोटा और धमाकेदार पैकेट टाइप का, कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आपका, थोड़ा बहुत कम टाइम देने के बाद आप 2 से 3 क्वेश्चन लगा पाए, बहुत थोड़ा कम टाइम। फटाफट से जुड़ जाइए बाकी लोग, तो डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक पे। आज अपना टॉपिक रहने वाला है, चर्चा का विषय है CSIR नेट को एग्जाम को लेकर। बहुत से स्टूडेंट्स के FB पे कमेंट्स, और मैं बोल सकता हूँ साथ ही इंस्टा पे मैसेज, एग्जाम को लेकर जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में अब क्वेश्चन चल रहा है, सबसे पहले उसी पे डिस्कस किया जाएगा। सचिन कुमार, हेलो, कैसे हो? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाइए। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन बोल सकता हूँ, सबसे ज़्यादा डाउट पूछा जा रहा है FB पे, फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट सर। बिल्कुल सब बात किया जाएगा सचिन, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सा बना रहिए। सारी चीज़ें आपको एक एक 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन जितने आ रहे हैं अभी मेरे पास लेटेस्ट क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ बताइए, बिल्कुल बताया जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से करें, कितना करें, सब चीज़ें डिस्कस की जाएगी। सिर्फ सब चीज़ें डिस्कस की जाएगी। सबसे पहले भाई वीडियो को लाइक कर दो, सबको शेयर कर दो, सबको फटाफट बुला लो अपने दोस्तों को, फटाफट से। सबसे एक बार पहला जो क्वेश्चन मेरे पास सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी, वो आ रहा है ये वाला। जितने स्टूडेंट FB पे मैसेज करते हैं, सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है, एग्जाम कब होगा सर एग्जाम कब होगा, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं एग्जाम की बात करूं कि एग्जाम कब हो सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है कि तैयारी कैसी है। अगर एग्जाम की बात करूं ना, बेसिकली मैं हूं हरियाणा से, और मैं हरियाणा गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको मैं बताऊं, तो यहाँ इन्होंने जो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे वो HSSC का हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी भर्ती को लेकर हो मान लो,
उनकी जो डेट है, चाहे वो पीजीटी लेक्चरर के लिए हो, कोई भी हो, वो नवंबर मंथ में इनकी डेट दी है अभी, नवंबर मंथ में। और ये डेट चेंज भी हो सकती है। तो ये देख के चलिए, यहाँ से डायरेक्ट आपको अभी अपना चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपको 11वें महीने में जाके यहाँ को एग्जाम देखने को मिल रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए है। तो उसके अकॉर्डिंग एक बात तो साफ है। इसके अलावा एक बार तो देखिए, और कोई भी एग्जाम अभी फिलहाल हो नहीं रहा। अभी तक स्कूल्स भी अभी तक पूरी तरह खुले नहीं है, कहीं लग रहे हैं, कभी 16 से बोल रहे हैं, कभी आगे बढ़ा रहे हैं, कहते हैं 6 से 9, 9 to 12, इस टाइप से चल रहा है। तो एक बात तो क्लियर कट है। और अभी थर्ड वेव का भी कोई पता नहीं है कि थर्ड वेव अगर एंटर कर जाता है, थर्ड वेव फिर से स्टार्ट होता है थर्ड वेव को लेकर, तो CSIR नेट का एग्जाम और ज़्यादा आगे जा सकता है। तो कम से कम अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये मान के चलिए नोटिफिकेशन आने के बाद भी आपके पास 1.5 से 2 महीने होंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास 1.5 से 2 महीने होंगे। ये मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है, जो मुझे सोर्सेज से पता चल रहा है, जिससे भी मुझे पता चला है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा में जो एग्ज़ाम है वो 11वें महीने में उनकी डेट दिया हुआ है, 11th मंथ, अक्टूबर, नवंबर के अंदर। किस में? नवंबर में। अगर वहाँ नवंबर में है तो गवर्नमेंट सेम है सेंटर की और स्टेट की। यहाँ हमारे हरियाणा और सेंटर का गवर्नमेंट सेम है। तो कुछ भी मान के चलिए, अगर आप थर्ड वेव आता है तो ये एग्ज़ाम आगे और भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। और अगर ये नॉर्मल कंडीशन होती है तो आपको नवंबर तक एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा, अक्टूबर और नवंबर। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद कम से कम आपको 1.5 महीना तो कंफर्म में मिल जाएगा तैयारी के लिए। बट एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम कब होगा सर, इस बात को लेकर जितने ज़्यादा लोग, मैं कह रहा हूँ, जब वो है ना कि सर हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा, उसके बाद सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक अपने पास ये वाला है, सर बुक कौन सी पढ़ाई जाए। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, ये वाला, एग्ज़ाम नहीं हो रहा सर, डीमोटिवेट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। मेरे पास जो क्वेश्चन आया हुआ था, हो रहा हूँ, मेरे पास जो क्वेश्चन आया वो हो रहा हूँ, ये बोल रहा था। तो इसका मतलब ये है कि एक ही बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर देखो, अगर आप एग्ज़ाम को लेकर डिमोटिवेट हो ना कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तो आप मान लीजिए आपको बोल दिया कि 15 अगस्त को एग्ज़ाम देना है साहब जी, 15 अगस्त को आपको एग्ज़ाम देना है। मान लीजिए आपको ये बोल दिया कि आपको 15 अगस्त को एग्ज़ाम देना है, 15 अगस्त को। तो एक बात बताइए मुझे, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम जल्दी हो गया, बिल्कुल आप बोल रहे हो और आपके अकॉर्डिंग जल्दी हो जाए एग्ज़ाम, और फिर उसके बाद आपकी तैयारी बढ़िया ना हो और आपका क्रैक ना हो, तो उस चीज़ का अपने को क्या फ़ायदा है, ये बताओ आप। अब जल्दी आप 1 महीना जल्दी करवाने के चक्कर में आगे आप अगर थोड़ा सा भी चूक जाते हैं तो आपके 6 महीने खराब होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो आपके माइंड में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए सर, सिर्फ और सिर्फ हमें इस बार जब भी होगा एग्ज़ाम, जब भी हो, चाहे वो अक्टूबर में हो, चाहे वो नवंबर में हो, और चाहे वो दिसंबर में हो, अगर थर्ड वेव नहीं आती है तो आप ये मान के चलिए अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। अगर एक बात और है कि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम कभी भी हो जाए, मेरा इस बार क्लियर होना चाहिए, बस मेरा इस बार क्रैक होना चाहिए, क्योंकि अपने को आगे 6 मंथ और आगे नहीं जाना है। और एक और बात बता देता हूँ, अगर आपको एक बार आपने अटेम्प्ट दे लिया, 2 बार दे लिया, और उसके बाद आप मान लो जो फिर बार थोड़ी बहुत कमी रह जाती है और चूक जाते हो, तो उसके बाद जैसे जैसे आप बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ोगे, आप क्या कर जाओगे, फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे, और उन चीज़ों को बार बार पढ़ने का आपका मन भी नहीं करेगा जितना आप पहली बार में करता है। जितनी चीज़ों को आपको पहली बार में सीखने को मन करता है वो बाद में नहीं करेगा। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम कभी भी हो, उसके बाद एग्जाम कभी भी हो, उससे पहले एक क्वेश्चन ये आ रहा है, सर बुक कौन सी पढ़ें। अब देखो एग्जाम, अब मैं बता देता हूँ CSIR नेट एग्जाम वालों कि अब तुम्हारे पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, नो टाइम नहीं है। मेरा आंसर ये है कि अब तुम्हारे पास बुक पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब मिनिमम आप मान के चलिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मिनिमम 3 महीने मान के चलिए, मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर एग्जाम नवंबर में जाता है तो मिनिमम 3 मंथ्स आपके पास, और 3 मंथ्स के अंदर आपको पता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, और इनके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, इनके अलावा अगर फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अलावा बोले तो पहले तो हमें सिलेबस और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो कितना पूरा। अगर एक बात हो रहा है, अगर आपने चीज़ें सही ढंग से नहीं की, मीन्स आपने पार्ट बी को अलग, पार्ट सी को अलग, पार्ट ए को अलग, अगर आपने डिवाइड करके नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत जरूर होने वाली है। और उसको कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, उसके ऊपर डिटेल चर्चाएं होंगी। फटाफट से मैंने बता दिया है एग्जाम की डेट को लेकर क्या रह सकता है आगे का प्रोसेस, एग्जाम कब होगा इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा कर ली है। फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो एक बार पूछ सकता है अपना डाउट।
बुक कौन सी पढ़े? मैं बोलता हूं अब बुक पढ़ने का टाइम जा चुका है। अब बुक पढ़ने का टाइम जा चुका है। अगर आप इस CSIR नेट जो अभी जो फर्स्ट नेट होगा इसका 2021 का जो पहला नेट होगा, अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अब टाइम नहीं बचा कि आप बुक पढ़ें। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी आपके पास एजुकेटर टीचर ने जहां से भी आपने पढ़ा है उसको क्या करना है, रिवाइज करना है और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लगाना है। अब बात आएगी सर क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें और कब पढ़ें, सबसे इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद में अगर चलता हूं, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है सर डीमोटिवेट, तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि जितना ज्यादा तुम सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे ना, सेल्फ मोटिवेटेड कि अपने अंदर से अगर तुम मोटिवेटेड रहोगे, खुद सुबह उठते ही अपने ध्यान में एक ही चीज आती है, सर एग्जाम कब होगा, तो पढ़ नहीं पढ़। अरे जो कर रहे हो वो लगातार करते रहो, बस ये मत सोचो। एक और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को लगता है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि दूसरे को देख के डीमोटिवेट नहीं होना, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट क्या होता है कि क्या बता, इस जो अभी जो पढ़ाव होता है ना, ये वाला जो इस टाइम पे जो CSIR नेट गेट की तैयारी करता है, वो जो भी है पर्सपेक्टिव से उस पर फैमिली थोड़ा प्रेशर या लाइफ का प्रेशर मान लीजिए आ जाता है। जब वो 1-2 या BSc की एज में होता है तो वहाँ इतना दबाव नहीं होता। यहाँ क्या होता है, आपको गृह गृहस्थी का सारा सिस्टम आगे देख कर चलना पड़ता है, कल को तुम्हारे चुन्नू मुन्नू होंगे उसके अकॉर्डिंग। धर्मपाल जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो उसके बाद मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, इस केस में अपने पास क्या होता है कि यहाँ आपको क्या करना होता है कि मेरे को ये क्लियर ही करना है। तो आप क्या देखते हो, आपके साथ वाला क्या कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो आप डबल फोकस डबल माइंडेड हो जाते हो कि मैं भी यार शायद मैं भी गवर्नमेंट जॉब की डायरेक्ट तैयारी कर लूँ, सेंटर में कहीं जॉब मिल जाए, HSSC कहीं SSC CGL PO बैंकिंग किसी की कर लूँ। फिर आप दोनों तरफ चलते हो, दिन में थोड़ा नेट भी पढ़ते हो, थोड़ा वो भी पढ़ता हो। तो मैं बोलता हूँ कि 2 घोड़े पर सवार होगा तो गिरेगा, जरूर गिरेगा। तो आपको सिर्फ एक बार एक ही फोकस, एक ही एम होना चाहिए, कैसे पढ़े और क्या पढ़े। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अगर इस बार CSIR नेट मान के चलिए, मैं बोलता हूँ आपके पास 3 मंथ प्लानिंग, 3 मंथ में मान के चलता हूँ कि 3 मंथ प्लानिंग अगर मान के चले, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन आने के बाद आप मान के चलिए 1.5 महीना आपको मिलने वाला है। बोलिए भाई, एक बार लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक का टारगेट बढ़ाएं, फटाफट से एक बार लाइक का टारगेट बढ़ा दें। बिल्कुल बताइए दोस्तों, आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए। एग्जाम का मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं कि एग्जाम देखिए, हरियाणा में जो एग्जाम है वो नवंबर के आसपास डेट आई है, जो भी कोई एग्जाम है गवर्नमेंट एग्जाम, तो ये मान के चलिए आप अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको CSIR नेट का एग्जाम देखने को मिल सकता है, अगर थर्ड वेव का फिर से अपने देश में कोई दिक्कत नहीं आता है तो। अगर थर्ड वेव फिर से अपने ऊपर क्या हो जाती है, हावी हो जाती है, तो ये और आगे जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में, क्या पढ़े और कब पढ़े और कैसे पढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का यही रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, मैं बात करता हूं अगर पार्ट बी की, पार्ट बी और पार्ट सी, पार्ट सी। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको देख के चलना है, पेपर को एनालाइज करना है कि किस टॉपिक से कितना पूछा जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखिए, यहाँ अपने को 25 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ ओनली 25, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अगर मैं देखूं तो इनमें से 25 टॉपिक 25 ही क्वेश्चन करने हैं, और ये 25 क्वेश्चन करने बहुत आसान है। पार्ट सी को करना सबसे आसान होता है, ज्यादा चॉइस कम क्वेश्चन। यहाँ आप चले जाइए, बड़े टॉपिक जितने भी है, बड़े टॉपिक में अपने पास रिएजेंट आ गया, बिल्कुल सर रिएजेंट आ गया। नेम रिएक्शन का क्वेश्चन, नेम रिएक्शन आ गया सर, बिल्कुल आ गया। पेरीसाइक्लिक का क्वेश्चन आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। तो आप ऐसे टॉपिक लगाइए कि इसके इतने क्वेश्चन आते हैं, मुझे इतने करने हैं। और इनऑर्गेनिक में OMC में आ जाइए, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, लास्ट टाइम 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, मान के चलिए कम से कम आप 5 क्वेश्चन लगा सकते थे, 5 क्वेश्चन आप लगा सकते थे। तो आप बताइए क्या मुश्किल था क्या, 5 लगा सकते थे। और किसी का थोड़ा वीक है तो वो 4 तो मिनिमम लगा सकता था कि नहीं लगा सकता था, बोलिए। और यहाँ देखिए इसके साथ कोऑर्डिनेशन, अरे ये सिलेक्टेड टॉपिक कीजिए, ये कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को लगाइए, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को लगाइए। यहाँ कोऑर्डिनेशन से 2, 3, 4 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब OMC और कोऑर्डिनेशन को मिला के तुम 10 क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो, 10 या 9, 8 तो मैक्सिमम, 8 तो मिनिमम बोलिए, मैक्सिमम क्या, 8 क्वेश्चन तो हर कोई लगा सकता है। O+C को, O+C से 8 क्वेश्चन,
तो ये मान के चलिए पीछे क्वेश्चन कितना है। उसके बाद 2 क्वेश्चन बायो इनऑर्गेनिक का डायरेक्ट मैचिंग वाला आ जाता है, कभी कुछ भी पूछ लेता है, इजी सा क्वेश्चन होता है। बायो इनऑर्गेनिक के फ्री के मार्क्स होते हैं, मैं तो ये बोलता हूँ 10 नंबर फ्री के होते हैं आपके। बोलिए फटाफट से एक बार, किसी को कोई डाउट है तो, कुछ पूछना हो तो बोल लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ फिजिकल में सिलेक्टेड टॉपिक के साथ जाइए, आपको काइनेटिक्स का क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। काइनेटिक्स के अलावा आपको क्वांटम का क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल कंफर्म मिलेगा, क्वांटम के पार्ट सी में मिलने वाले ही है, क्योंकि पार्ट ए में तो ऑपरेटर तक हमसे पूछ लेता है, या 1D 2D 3D यहाँ पूछ लेता है। उसके अलावा जितने मेजर टॉपिक है काइनेटिक के अलावा सॉलिड का एक क्वेश्चन आपको पार्ट सी में मिलना ही मिलने वाला है। तो ऐसे अगर आप प्लानिंग के साथ चलोगे कि इन टॉपिक्स के मुझे क्वेश्चन करने ही करने हैं, जैसे पेरी नेम रिएक्शन और ये वाला क्वेश्चन जो ये वाले हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक क्वेश्चन यहाँ 4 मार्क्स में आपको ऑर्गेनिक प्रोटॉन एनएमआर का मान के चलिए एक क्वेश्चन पक्का है। तो अगर आप ये मान के चलेंगे ना, ये वाला क्वेश्चन मुझे टारगेट करना ही करना है कि सबसे मुझे पहले पेरी का क्वेश्चन दिख गया तो मुझे उसको देखना है कि मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा, रिएजेंट का दिख गया तो रिएजेंट को देखना है, नेम रिएक्शन दिख गया तो नेम रिएक्शन को देखना है। उसके बाद देखिए पार्ट बी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ फंस जाते हैं आदमी, यहाँ जितने पेपर देने वाले वो यही फंस जाते हैं। सबसे पहले अगर आपने स्टार्ट कर दिया पार्ट बी, अगर एग्जाम में आपने पार्ट बी स्टार्ट कर दिया तो आप फंस के रह जाओगे, पूरा पेपर में आपको टाइम कम मिलेगा। तो सबसे पहले करो पार्ट सी को, मैं तो यही बोलता हूँ पार्ट सी को सबसे पहले करो, ताकि 25 क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाएगा। इसमें देखिए यहाँ आपको मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक क्वेश्चन मिल जाता है, रोटेशनल वगैरह से कहीं से डायरेक्ट बी वगैरह पे पूछ लेता है, बी का वैल्यू पूछ लेता है, गे पूछ लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एक्सेप्शनल जे वैल्यू वाला केस है वहां से आ जाता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको मिल जाता है। उसके अलावा मैं अगर यहाँ पार्ट बी में बात करूँ तो यहाँ फंस जाते हैं सभी, यहाँ थोड़ा सा मामला ट्रिकी होता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होता है। वहां आपको मान लीजिए कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहां मान लीजिए आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पार्ट बी में आपको क्या करना है, पार्ट बी में जैसे आपने यहां से आपको क्या मिलेगा, जीओसी का क्वेश्चन मिलने वाला है, एसिड बेस का मिल जाएगा, एसिडिटी बेसिसिटी का, एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा देखिए एनएमआर का सिग्नल निकालने का एक क्वेश्चन आएगा, सिग्नल निकालने का क्वेश्चन यहां से मिल जाता है आपको। और अगर मैं पार्ट सी में बात करूं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो आपको एक स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने वाला क्वेश्चन आता है, और बी के अंदर मैं बात करूं तो आपसे सिंपल सिग्नल पूछता है। उसके बाद देखिए स्टीरियो का यहाँ सिंपल क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाता है, कन्फर्मेशनल आइसोमर से आपसे चेयर फॉर्म में, साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में आपको बल्कि ग्रुप लगा के पूछता है कि कौन सी ज्यादा स्टेबल है, बताइए एक्सियल पे होगा, इक्वेटोरियल पे होगा, इस टाइप से। इसके साथ कई बार क्या आता है, एक आयुपेक नेमिंग डालता है, अभी पिछले 1-2 साल से डाल रहा है आयुपेक नेमिंग, कोई भी अजीब सी उठा के डालता है। एक बार तो ये आपको पता होगा, इसका प्रोपेलेन का एक बार स्ट्रक्चर पूछा हुआ था, बीच में जीरो, ऊपर जीरो लगा रखा, सबके लिए न्यू लग रहा था कि कैसा ये क्वेश्चन आ गया है। तो आपको ये देखिए यहाँ से एसिड बेस का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, एरोमेटिसिटी का मिलने वाला है, एनएमआर का मिलने वाला है, स्टीरियो का मिलने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन जो सिंपल जो क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते हो, ऐसे क्वेश्चन से एक बार आपको जरूर देखने होंगे। उसके बाद देखिए स्टीरियो का जो यूज है ना, मेनली डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहाँ आपको स्टीरियो का देखने को मिल ही जाता है। उसके बाद यहाँ हर जगह, चाहे वो नेम रिएक्शन हो, रिएजेंट का यूज हो, हर जगह आपको क्या मिलता है, स्टीरियो का इन्वॉल्वमेंट जरूर मिलता है आपको, स्टीरियो का इन्वॉल्वमेंट आपको हर टाइम जरूर मिलता है। बोलिए वे फटाफट से, इसमें किसी को कोई डाउट है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और पार्ट ए की इंपॉर्टेंस देखिए, पार्ट ए की इंपॉर्टेंस, अगर मान लीजिए आप इनमें से क्या करते हैं, आपको अगर क्वेश्चन लगा लिए आपने, मान लीजिए यहाँ आपको 25 क्वेश्चन लगाना था, यहाँ आपको 35 क्वेश्चन लगाना था पार्ट बी के अंदर। अगर इसमें आप देख के चलोगे कि मैं क्वांटम के साथ जा रहा हूँ, अगर आप बोलते हो कि क्वांटम कर रहा हूँ, क्वांटम, तो क्वांटम बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट है और मार्क्स इसमें से आपको लगते ज़्यादा है, पर सिलेबस तो ज़्यादा है क्वांटम का। तो आपको सिर्फ क्या करने हैं, स्टार्टिंग का कीजिए आप सिर्फ ऑपरेटर तक आप करके जाइए, या आपको 1D वगैरह कर लीजिए, 1D 2D 3D। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा ऑपरेटर का, आपको कंफर्म पार्ट बी के अंदर मिल जाएगा, पार्ट बी के अंदर बिल्कुल कंफर्म मिल जाएगा एक क्वेश्चन। उसके बाद जैसे जैसे अगर आप कर सकते हो तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कर लीजिए, हक्कल थ्योरी कर लीजिए, बस सेलेक्टेड टॉपिक कीजिए, हक्कल थ्योरी कर लीजिए और ये कर लीजिए, एसएचओ कर लीजिए। टनलिंग फनलिंग सब एक बार छोड़ दीजिए, बहुत कम, कई बार क्वेश्चन ही नहीं मिलता टनलिंग का। बोलिए भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से एक बार बोल दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से एक बार जुड़ जाइए और लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को फटाफट से।
तो देखिए, अगर मैं बात करूं पार्ट बी और पार्ट सी में, अगर आपने ट्रिक के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ नहीं गए, अब देखिए अगर आप ऑर्गेनिक में ना आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप ऑर्गेनिक में सब कुछ पढ़ रहे हैं, आप नेम रिएक्शन भी पढ़ रहे हैं, आप नेम रिएक्शन भी पढ़ रहे हैं, आप रिएजेंट भी पढ़ रहे हैं, आप स्टीरियो भी दबा के पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हेट्रोसाइक्लिक भी पढ़ रहे हैं, इसके अलावा पेरी भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आप सारे टॉपिक जितने बन रहे हैं ये सारे पढ़ रहे हो, रिएजेंट, पेरीसाइक्लिक, हेट्रो, नेम रिएक्शन, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ के जा रहे हो। जीओसी तो होगा ही होगा। तो इसमें से आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि पार्ट सी में मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं और कौन कौन से टॉपिक को मुझे टारगेट करना है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आपको पार्ट बी में। तो पार्ट बी में आपको सेपरेट पढ़ना है। जैसे आपको, अच्छा एक टॉपिक, एक बात और, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन दे के जाते हैं। पॉलीमर रहा थोड़ा सा लिमिटेड टॉपिक और आपको 2 से 4 मार्क्स दे के जाता है कंफर्म। सरफेस केमिस्ट्री एक क्वेश्चन आपको दे के जाता है कंफर्म, चाहे वो 2 मार्क्स में आए चाहे वो 4 मार्क्स में आए, एक क्वेश्चन आपको कंफर्म दे जाएगा। सॉलिड स्टेट बड़ा चैप्टर नहीं है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म होता है, पार्ट सी के अंदर आपको मिल ही जाता है। इसके बाद देखिए, अगर मैं चलता हूं थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स, सबसे ज्यादा वेटेज वाली यूनिट रहने वाली है, सबसे ज्यादा वेटेज वाली। इसके अलावा बोलिए जी, किसी को कुछ पूछना हो तो, किसी को कुछ पूछना हो तो फटाफट से एक बार बोल दीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो बोल दीजिए एक बार। इसके अलावा किसी को कुछ डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए फटाफट से, एक बार फटाफट से एक बार बोल दीजिए किसी को कोई डाउट हो तो। ये सारी चीज़ें मैं आपको सब चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। एग्ज़ाम कब हो सकता है, एग्ज़ाम कब हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम कब हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। जो मैंने आपको बताया कि हरियाणा में जो डेट आई है वो नवंबर के आसपास दी गई है एग्ज़ाम्स की, जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स है। तो ये मान के चलिए कि आपको नवंबर से पहले नहीं मिलने वाला। नवंबर से पहले एग्ज़ाम इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक 1.5-2 महीना पहले तो आपको जो नोटिफिकेशन आएगा वही आ जाएगा, उसके बाद भी आपको 40 से 45 दिन कम से कम मिल जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आपके पास मिनिमम, मैं मान रहा हूँ मिनिमम 2.5 महीने से 3 महीने मिनिमम आपके पास हैं। और अब आपको ये देखना है कि ये एग्ज़ाम अगर थर्ड वेव नहीं आता है और अक्टूबर नवंबर में जाके अगर एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद बोल रहे हैं कि बुक, मैं कहता हूँ अब बुक का टाइम नहीं है आपके पास, बुक पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास अब, क्योंकि बुक पढ़ने का टाइम जा चुका है। ये साल के आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करते तो कुछ मामला बन जाता, उसके बाद सर एग्जाम नहीं हो रहा, डीमोटिवेट हो रहा हूँ। अरे डीमोटिवेट होना ही नहीं है, बस एक ही टारगेट रखना है कि इस बार अगर एग्जाम हो गया, जब भी हो कभी भी हो मुझे नहीं पता, रात में हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम को हो, कभी भी हो, 2 दिन बाद हो, 4 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, 1 महीने बाद हो, मेरा जब भी होगा मेरा क्रैक होना चाहिए CSIR नॉट बैस, यही होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, मान लीजिए आप 1-2 नंबर से चूक जाते हो यार और उसके बाद आपको फिर से 6 महीने देने पड़ रहे हैं, तो आपको क्या फायदा दिया इस एग्जाम ने 1 महीना जल्दी होके। इस बात का आप सिर्फ यही सोचिए, जब भी आपके मन में ये आए कि यार एग्जाम नहीं हो रहा, तो आप ये सोच के देखिए, क्या अगर कल एग्जाम हो जाए क्या मैं क्रैक कर लूंगा, क्या अगर 10 दिन बाद एग्जाम हो जाए क्या मैं क्रैक कर लूंगा। तो उस बात को ध्यान में रखिए कि आप अगर 10 दिन 20 दिन बाद एग्जाम होता है और आप अगर चूक जाते हो CSIR नेट से, तो उसके बाद आपको 6 महीने दोबारा तैयारी करनी पड़ेगा। और उस 6 महीने के अंदर आपको कितना लॉस हो सकता है ये देखिए। एक तो जो चीजें एक पहली बार पढ़ रहे हो, मान लो आप ग्रुप 3 सीख रहे हो, आपका कितना इंटरेस्ट होगा, एक आप फिर दूसरी बार पढ़ रहे होंगे, जब दूसरे से तीसरे से चौथे अटेम्प्ट में आ जाता है तो बंदे को फ्रस्ट्रेशन वैसे ही हो जाता है और बंदे को ये लगता है कि हाँ यार ये तो सब मैंने पढ़ रखा है, ये सब मैंने पढ़ रखा है। और एक चीज और बताऊंगा, एक चीज सबसे जो रामबाण का काम करेगा उसके लिए मैं बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं या पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, जो स्टूडेंट्स, उनके बारे में देखिए। जो भी पहले पढ़ चुके हैं या पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। जो भी पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, मीन्स जो सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आरामदायक सिचुएशन जो उनकी है ना, आराम वाली कौन सी सिचुएशन है वो बताता हूँ। आरामदायक, आरामदायक, आरामदायक कौन सी है, आराम से। तो आरामदायक मैं बता देता हूँ कौन सी। आपको क्या है, आपको मान लीजिए आपका इनऑर्गेनिक टॉपिक है या ऑर्गेनिक है या फिजिकल है, किसी एक में तो आपकी स्पेशलाइजेशन होगी। उसमें आपको क्या लगता है, आपको जो चीज आ रहा है ना आप उसी को पहलते जा रहे हो, आप उसी को पहलते जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको मान लीजिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मजा आता है करने में, आप क्या कह रहे हो, जब भी देखते हो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो, आपको ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में आ रहा है, आप ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। अरे जहां से क्वेश्चन आपका हो रहा है, एग्जाम में बन रहा है हर बार है, उस पर ज्यादा टाइम ना लगाइए मुन्ना, उस पर ज्यादा टाइम ना लगाइए। जो आपको आता है उसके अलावा अगले, अगर मान लीजिए आप फिजिकल, अगर आप मान लीजिए फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक के साथ जा रहे थे,
ऑर्गेनिक को आप कर रहे थे स्किप हर बार। पहली बार आपने अटेम्प्ट दिया, ऑर्गेनिक को स्किप कर दिया, सेकंड टाइम दिया आपने, इनऑर्गेनिक को स्किप कर दिया। मान लीजिए कोई स्टूडेंट किसी एक टॉपिक को थोड़ा ढीला छोड़ के जाता है, मैं कहता हूं जो सेकंड टाइम अटेम्प्ट दे रहा है, थर्ड टाइम अटेम्प्ट दे रहा है, वो जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है आपको पार्ट बी और पार्ट सी के अकॉर्डिंग, अरे इतना तो सबको ही आता है। अगर मान लीजिए आप अगर पार्ट बी में जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना, आप क्लियर होना मुश्किल हो जाता है, मैं कंफर्म बोल देता हूं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और पार्ट बी को पहले नहीं करना भाई, पार्ट बी को पहले नहीं करना, ये बात ध्यान रख लेना, पहले मत करना। क्योंकि पार्ट बी में क्या लगता है, क्वेश्चन छोटा सा है पर उसको घुमाता चला जाता है एग्जामिनर, उसमें आपका टाइम निकलवा लेता है, और टाइम निकलते ही बंदे पे अपने आप प्रेशर आ जाता है। जैसे टाइम देखा, अच्छा टाइम इतना निकल गया, क्वेश्चन इतने हुए। पहले आप कीजिए पार्ट सी वाले, बहुत ही आसानी से कर सकते हो आप अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है। मैंने बताया था अभी आपको कि 7 क्वेश्चन ओएमसी से आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे अपने, मतलब यहाँ से 28 और 8 मार्क्स का यहाँ से मेन ग्रुप से। तो आप एक बार सिंपल सिंपल देखिए, और कोऑर्डिनेशन तो अलग बच गया। आपको क्वेश्चन करना था 25, आप पढ़ रहे हो स्टीरियो, ये फलाना ढिमकाना। पार्ट बी के लिए पढ़िए आप, जीओसी पढ़ लीजिए जहां से क्वेश्चन आएगा, एरोमेटिसिटी ये वाला पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप पढ़िए, एक आपसे रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन पूछता है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में ज्यादा होगा किस में नहीं होगा, एरोमेटिक रिंग पे पूछ लेता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। फटाफट से बोलो भाई। हेलो सर, थोड़ा लेट हो गया, वेरी गुड मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं। जो चीजें बताई है शांतनु उस पर जरूर ध्यान देना, जो चीजें मैंने बताई है उन पर जरूर ध्यान देना एक बार। और इसके अलावा मैं एक बात जो बोलना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर अब आप तैयारी कर रहे हैं, अब से आगे आप मान के चलिए 3 महीने कर रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो ऑर्गेनिक के हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक के हो, चाहे वो फिजिकल के हो, इनको जरूर लगाना है। चाहे वो गेट के हो, चाहे वो नेट के हो, किसी भी एग्जाम के हो, इन क्वेश्चंस को आपको 100% करके जाना है। बाकी क्वेश्चन आप करो या ना करो, इनको सबसे पहले करना है। और कब करना है सबसे पहले, आज मान लीजिए आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपने आज थ्योरी पढ़ ली किसी चीज की, आज आपने थ्योरी पढ़ ली ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री की, एनएमआर की, आज आपने इसके बारे में पढ़ लिया। तो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना, आपको एनएमआर आता है, आपको सबको पता है OCH3 का पीक यहाँ आता है, अगर ये लग जाएगा तो इसका पीक कम हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर ऑर्थो पे लगा हुआ है तो ये आएगा, कपलिंग कांस्टेंट, ये सब चीजें आपको पता है। बट जब आप ये क्वेश्चंस लगा लोगे ना, मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं, जब आप ये क्वेश्चन लगा लोगे, एक बार थ्योरी पढ़ के एक बार एनएमआर पढ़ लीजिए, फिर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अरे प्रीवियस ईयर थोड़े थोड़े ना है, प्रीवियस ईयर तो कम से कम 50-60 टॉपिक, 50-60 क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आप पीछे से लेके चलोगे। बोलो भाई फटाफट से एक बार, बोल दो भाई फटाफट से एक बार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर मस्ट है, प्रीवियस ईयर आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का प्रीवियस क्वेश्चन आपको लगाना ही है अगर आपको क्लियर करना है। थ्योरी सेशन तो आप कीजिए, थ्योरी तो आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आपको अलग से कहीं मिलता है तो आप टेस्ट सीरीज भी दीजिए, बिल्कुल दीजिए टेस्ट सीरीज, चेक कीजिए सारा सिलेबस करने के बाद। टेस्ट सीरीज तो आप सारा सिलेबस करने के बाद दीजिए, प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज लगाइए, कुछ और क्वेश्चंस लगाइए। आजकल आपको ढेरों जगह सब कुछ देखने को मिलता है, अनअकैडमी पे सब कुछ पढ़ा है, अनअकैडमी पे सब कुछ पढ़ा है, यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा ये जो मस्ट है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर। इसके बाद जो पार्ट ए की बात कर लेते हैं, पार्ट ए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्ट ए मान लीजिए पार्ट ए बहुत बेकार होता है कईयों का, मेरा भी बहुत बेकार था, बहुत बेकार। पार्ट ए कईयों का बेकार होता है, मैथमेटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, उसका फिजिकल भी कमजोर होता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप क्या कीजिए, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगा लीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट ए के लिए, सिर्फ पार्ट ए के लिए क्या कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से, चाहे वो ये नहीं कि केमिकल साइंस का ही करना, किसी भी स्ट्रीम में आया हो, चाहे फिजिक्स वाले में आया हो, चाहे केमिकल साइंस में आया हो, चाहे बायो में आया हो, लाइफ साइंस में कहीं भी आया हो, मान लीजिए मैथमेटिक्स में आया हो, वो सारे एक बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए, उनके टॉपिक के ट्रिक्स देख लीजिए। भाई ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या पता आपको कोई वो रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ जाए और आप निकाल लो। तो यहाँ से अगर आप 5 भी नंबर ले आते हो ना, मैं ये बोलता हूँ 5 से 7 नंबर, 5 to 7 मार्क्स, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है ये 5 to 7 मार्क्स। रियल में आपको इमेजिन होगा जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि 5 से 7 नंबर का कितना इंपॉर्टेंस होता है। बोलिए भाई, अब किसी को डाउट है तो फटाफट से एक बार बोल दीजिए, किसी को कोई डाउट है तो। ये चीजें आपको मान के चलिए 2 से 2.5 महीने आपके पास है, और एक कंसिस्टेंसी रखनी है भाई, एक सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी आपको रखनी है एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि एग्जाम आएगा, फॉर्म निकल गए, फॉर्म भर दिए, डेट आ गई, अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वहां नहीं जीतोगे, वहां बिल्कुल नहीं जीत पाओगे। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको करना है कंसिस्टेंसी। लगातार आपको पढ़ते रहना है, चाहे थोड़ा पढ़िए चाहे ज़्यादा पढ़िए, चाहे थोड़ा पढ़िए चाहे ज़्यादा पढ़िए, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। लगातार लगातार काम करोगे तो मेहनत, आपको ऐसा नहीं है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हो आपको फल नहीं मिलेगा, फल जरूर मिलेगा, बट आप बेशर्त ये है कि आपको पढ़ना तो जरूर पड़ेगा। बस आप अगर दो ही चीज़ें ध्यान में रखते हो, एग्ज़ाम नहीं हो रहा सर, पिछली बार मेरा 10 ही आया था पर पार्ट 1 से 10 मार्क्स, बहुत बढ़िया था। 10 मार्क्स तो अगर आप पार्ट ए में ले लेते हो तो बहुत बढ़िया है, मोर देन सफिशियंट है ये। सर एग्जाम कब होगा? इब्तिस्ता मीर, आप लेट जुड़े हो, आप लेट जुड़े हो, आप लेट जुड़े हो, मैंने यही डिस्कस किया है यहाँ, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ मैंने यहाँ डिस्कस किया है मैंने, ये वाला एग्जाम कब होगा सर, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में था और इसके बारे में डिस्कस किया है भाई, इसके बारे में डिस्कस किया है कि एग्जाम कब होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ मैंने एक ही बात बोली दोस्तों कि मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा में जो गवर्नमेंट जॉब के जो एग्ज़ाम है उनकी डेट जो निकाली है, उनकी लिस्ट जो देते हैं, लिस्ट आउट हो जाती है पहले कि इस एग्ज़ाम की ये, इस एग्ज़ाम की ये, इस एग्ज़ाम की है। उन्होंने क्या किया है, नवंबर महीने में 10वें 11वें महीने में एग्ज़ाम की डेट दी है, 10वें 11वें महीने में। ये डेट ये मान के चलिए कि अगर अभी आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो आपका 10वें 11वें महीने में जाके आपका CSIR नेट का एग्ज़ाम होता है। ये मेरे अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे इन एग्ज़ाम की डेट के अकॉर्डिंग लग रहा है। तो आप मान के चलिए जब भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद आपके पास 40 दिन तो मिनिमम है, 40 से 45 दिन तो मिनिमम है। तो आपके पास अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर थर्ड वेव नहीं आती है इंडिया के अंदर, थर्ड वेव इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती है, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, 10वें 11वें महीने तक एग्जाम देखने को आपको मिल जाएगा। फटाफट से एक बार बोलिए भाई, 10वें 11वें महीने तक आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके पास मान लीजिए अभी नोटिफिकेशन आ जाता है, कल परसों में आ जाता है, या जुलाई के एंड में, अगस्त के स्टार्टिंग में आ जाता है, तो भी आपके पास 40 दिन तो कम से कम होंगे उसके बाद भी आपकी तैयारी के लिए। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था सबसे ज्यादा कि सर मैं एग्जाम नहीं हो रहा, डीमोटिवेटेड हो रहा, मैंने इसके लिए एक सिंपल सी बात बोली दोस्तों, इतना सोच लेना कि अगर एग्जाम मान लीजिए 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 15 दिन बाद आपके कहने से हो गया और आपका क्लियर नहीं हुआ, तो उस चीज का क्या फायदा है, एक बता दीजिए मुझे। अगले 6 महीने फिर तुम्हारे खराब होंगे। फिर इसका मतलब एक ही ध्यान में रखो कि जब भी हो जाए मेरा क्लियर होना चाहिए इस बार, जब भी हो जाए, चाहे वो जुलाई में हो जाए, अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, कभी भी हो, मेरा एग्जाम इसी बार क्लियर होगा। बस ये आपका मोटिव रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अक्टूबर तक मान के चल सकते हो आप कि आपको जिस दिन नोटिफिकेशन, देखिए 2 मंथ का तो वो बोल ही रहे थे कि 2 मंथ पहले, 2 मंथ बाद, जो पीछे एक बार नोटिस आया था CSIR की साइट पे, उस पर बोला गया था कि दो महीने पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, तो जो आया ही नहीं अब तक। तो अगर मैं अब तो सिर्फ इस एग्जाम के पैटर्न पे मैं बोल रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की डेट आई है वो ये है, नवंबर के आसपास। तो आप मान के चलिए आपको जब एग्जाम का डेट आएगा उसके बाद 2 महीने, तो आपके पास कम से कम 3 महीने हैं। और 3 महीने में आपको कैसे पढ़ना है, आपको ऐसा ही करना है कि 3 महीने में आपको सबसे पहले एक तो बुक को हाथ ही नहीं लगाना। अब ये बुक वाला टाइम नहीं गया, आपका बुक वाला टाइम जा चुका है कि सर बुक पढ़ेगा, बुक नहीं पढ़ना। सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, थ्योरी जितना है वो पढ़ो फटाफट से, और उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना है, हर टॉपिक का लगाना है। और टॉपिक मैंने बता दिए आपको कि पार्ट बी में कौन सा इंपॉर्टेंट है, पार्ट सी में कौन सा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे। यह मेरा क्वेश्चन था सर सितंबर और अक्टूबर में, बिल्कुल। कौन सा डीमोटिवेट हो रहा हूँ, ये वाला, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये आया था मेरे सामने कि एग्जाम नहीं हो रहा सर, डीमोटिवेट वाला मैंने एक ही बोल दिया है। अरे डीमोटिवेट को गोली मारो, आपको यही ध्यान रखना है बस, जब भी एग्जाम हो जाए मेरा क्लियर होना चाहिए। एग्जाम आपका मान लो यार 4 दिन बाद हो जाता है, अगर आपका क्लियर नहीं होता तो उसका फायदा क्या है, क्या फायदा है उस चीज का। बट नहीं हुआ, लास्ट टाइम 1 पॉइंट से रह गया। देखिए भाई, विस्ता आपसे सीखने की बहुत जरूरत है, लोग आपसे सीख सकते हैं। आप अपनी कमी बता सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत आई थी जब मैंने अटेम्प्ट दिया, मेरे पास क्या दिक्कत आई, आप बता सकते हैं कि मैंने जब थर्ड लास्ट अटेम्प्ट, आप जो बोल रहे हो ये वाला अटेम्प्ट आप बोल रहे हो कि मैंने 2 अटेम्प्ट दे दिए और सर मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो आपके लिए था ये कि कंफर्ट जोन से बाहर आइए, कि कंफर्ट जोन से बाहर आइए। मान लीजिए आप क्या करके जा रहे हैं, और जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करके जा रहे हैं, तो आप अब क्या कर रहे हैं, जो आप कमी देख लीजिए आपकी, ये कमी मैं नहीं बता सकता, ये कमी मैं नहीं बता सकता कि आपकी कमी कहाँ है। आपको देखना पड़ेगा कि 2 पेपर में मैंने क्या गलती की, मेरा कौन सा पोर्शन वीक रहा। मान लीजिए आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के साथ गए, आपने धड़ाम से दोनों के क्वेश्चन लगा दिए, फिजिकल का आपने एक भी नहीं लगाया, तो आप टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप टॉपिक छोड़ के जा रहे हैं। जैसे फिजिकल आप छोड़ के जा रहे हैं तो फिजिकल में पॉलीमर को पकड़ लो, छोटा सा टॉपिक है सरफेस को पकड़ लो,
बिल्कुल पकड़ लो। इसके अलावा आप पकड़ लो सॉलिड स्टेट को। सॉलिड स्टेट भी आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन दे जाता है। मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत आसान है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वेरी इजी, वेरी इजी। बोलो भाई, इसके अलावा बोलो, कोई डाउट हो तो बोल दो एक बार। एग्जाम कब होगा, क्या होगा, इन चीजों पर हमने चर्चा कर ली है फटाफट से एक बार। पार्ट ए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्ट ए में 5 से 7 मार्क्स निकाल लेते हो तो आप मान लीजिए कि आपका नैया पार है। अगर 5 से 7 क्वेश्चन आप निकाल लेते हो पार्ट ए के अंदर। और ये मत सोचना यारो कि मेरा पार्ट ए में नहीं निकल रहा तो मेरा नहीं होगा। बिना पार्ट ए के भी निकलता है, बट थोड़ा आपको फिर दूसरे पोर्शन में बहुत ज्यादा मेहनत करने पड़ता है। तीनों पेपर को आपको एक साथ लेके चलना पड़ता है। और सबसे पहले आपको यूनिट वाइज देखना होगा कि क्या पढ़ना चाहिए। क्वांटम पूरा पढ़ने ना बैठ जाना। क्वांटम पूरा पढ़ोगे यार, क्या निकाल लोगे क्वांटम में। क्वांटम का सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ो, ऑपरेटर पढ़ो, ताकि एक क्वेश्चन आपका बने ही बने, वहां से आपका क्लियर हो ही हो। ऑपरेटर का हर्मिशियन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक एक इस बार मिस नहीं करूंगा, बिल्कुल करना ही नहीं है इस बार, बिल्कुल नहीं करना है भाई, इस बार नहीं करना है। अगर आपको क्वांटम पढ़ना है तो क्वांटम का ऑपरेटर का लगाइए, ताकि पार्ट बी का क्वेश्चन। अब आप तैयारी करो ना, तो आपको पार्ट बी और पार्ट सी ध्यान में होना चाहिए कि बी में से कौन सा टॉपिक का अटेम्प्ट करना है, सी में से कौन से का करना है। ऐसे नहीं कि सब कुछ पढ़ के चले गए, 10-10 कॉपियां भरी हुई है और उन कॉपी को भर के पढ़ के चला दिया कि थ्योरी सर ने लिखा रखा था, सारा थ्योरी पढ़ दिया लिख के और चला गया। ये नहीं पता कि अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी के साथ जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि पार्ट सी में, तो देखिए दोस्तों मैं दोबारा बता रहा हूं, पार्ट सी में 25 क्वेश्चन करने बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में रहेगा, तो आप टॉपिक एक बार काउंट कर लीजिए, उंगलियों पे काउंट कर लीजिए। ओएमसी के 7 क्वेश्चन आए, 2 मेन ग्रुप के आए, 9 क्वेश्चन बन गए। उसके अलावा रिएजेंट बच गया, कोऑर्डिनेशन बच गया, बायो इनऑर्गेनिक के 2 क्वेश्चन बन गए। अरे इनमें से एक एक इक्का दुक्का क्वेश्चन निकालोगे ना, तो भी आपके 25 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वांटम हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। भी क्वांटम अगर कर लेते हो, क्वांटम का क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मान के चलिए। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्वांटम को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं भाई। और जो भी स्किप करते हैं ना, उनके लिए मैं एक बोलता हूँ 1D 2D 3D डिजेनरेसी वगैरह पढ़ के जाइए इनकी सबकी। इसके अलावा आप ऑपरेटर जरूर पढ़िए और SHO पढ़ लीजिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और हक्कल थ्योरी। ये टनलिंग फनलिंग वाला छोड़ दीजिए सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन क्या बात कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता। और एक वो आता है परटर्बेशन वाला सिस्टम, वहां आप सिर्फ उनका ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर वो याद करके जाइए। ऐसे तो बहुत टॉपिक है, कितना पढ़ गए सर। बी से ऑर्गेनिक कौन सा करें, बी से बताया मैंने आपको। बी से मैंने आपको क्या दोबारा बता देता हूं एक बार, जो पूछ रहे हैं उनको मैं बी का दोबारा बता देता हूं। बी पार्ट के लिए एक बार देख लो, बी पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक पार्ट बी में आप जीओसी कीजिए। यहां से आपको एसिड बेस का क्वेश्चन मिलता है, बिल्कुल सर मिलता है, एसिड बेस का क्वेश्चन मिलता है। इसके अलावा आप एरोमेटिसिटी का आपको क्वेश्चन मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, यहां से पूछता है आपको। रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी पे पूछता है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे। इसके अलावा क्वेश्चन आपको मिलेगा सिंपल क्वेश्चन जो हम करते हैं ना, किस रेट ऑफ सोल्वोलिसिस किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। यहाँ एक इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, रेट ऑफ सोल्वोलिसिस टाइप का, रेट ऑफ सोल्वोलिसिस। स्टीरियो में सिर्फ आपको यहाँ क्या मिलता है, यहाँ तो आपको मिल जाएगा कन्फर्मेशनल मिल जाता है, साइक्लोहेक्सेन टाइप का कोई भी रिंग देगा और उसके आपको बोलेगा कि यहाँ पे एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे कौन सी जगह रहने वाला, एक चीज यहाँ से मिल जाता है आपको। तो यहाँ देखिए ना, तो रिएजेंट को तैयार कीजिए पार्ट बी के लिए। रिएजेंट आपका पार्ट सी में जबरदस्त काम करेगा, नेम रिएक्शन आपका काम करेगा, पेरीसाइक्लिक आपका पार्ट सी में काम करेगा। ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये पार्ट बी में पूछे जाते हैं। अब देखिए आपको एक बार SN1 SN2 पूछते हो, उसमें ऐसे करके आपको ग्राफ ही पूछ लिया गया, बिल्कुल बेसिक से उठा लिया क्वेश्चन। तो पार्ट बी में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं भाई, बिल्कुल। पार्ट सी हो जाएगा, पार्ट सी में दिक्कत नहीं आती, पार्ट सी में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। पार्ट सी हो जाएगा सर। #25 टारगेट, बिल्कुल टारगेट कितने का है, 25 का। पर आपको अगर स्ट्रेटेजी आपकी बना के चलोगे ना कि क्वांटम का एक क्वेश्चन मुझे पार्ट सी में लगाना है। आप ग्रुप थ्योरी देख लो, इसको तो छोड़ ही रहे थे, भूल ही रहे थे। ग्रुप थ्योरी को देखो, ग्रुप थ्योरी को आपको क्वेश्चन मिलता है पार्ट सी के अंदर और बहुत आसानी से लगा लेते हो। और पार्ट बी के अंदर एक क्वेश्चन मिलता है, चाहे वो सिमेट्री ऑपरेशन का हो, चाहे आपसे कोई भी चीज वो काउंट करवाए, कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूछ ले या किसी का पॉइंट ग्रुप पूछ ले, तो ये देख लो कितना आसान है। ग्रुप थ्योरी का 2 क्वेश्चन करना आप आसानी से कर सकते हो, 2 क्वेश्चन। एक आप पॉइंट ग्रुप का लगा लीजिए सिलेक्टेड, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कीजिए, मेरा तो यही मानना है। बाकी सबकी राय अपनी अपनी होती है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बोल दिया, एग्जाम
मेरे अकॉर्डिंग अभी जल्दी से नहीं होने वाला, 2 महीने मिनिमम मान के चलिए, 2 से 3 महीने आपके पास है अभी भी। जैसे कि बाकी एग्जाम्स की डेट को देख के लगता है सीएसए और नेट का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो 2 से 3 महीने आपके पास अभी है। बट इसके लिए आप ये नहीं कि आप बुक्स पढ़ रहे हो, रायता आपने चारों तरफ बिखा रखा है। आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल आपको इतना ही करना है कि बिल्कुल फोकस्ड रहना है कि कैसे करना है और कैसे निकालना है। इसके अलावा आपको ये केमिकल साइंस के लिए मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो एक बार अपना डाउट पूछ लीजिए। ग्रुप थ्योरी 2 क्वेश्चन मस्ट है, बस ऐसा। अरे जो कमरे में लगा होता है ना, मामला सब चिपका हुआ है चारों तरफ से, इधर रिएक्शन चिपका दिया, इधर ये चिपका दिया। सिर्फ क्या करना है, टॉपिक टारगेट, टॉपिक टारगेट, बस ये करो कि पार्ट बी में एक क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का मैं करके आऊंगा, पार्ट बी के अंदर एक ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन करूंगा, एक इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आएगा, रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी का, वो करना ही करना है। स्टीरियो का यहां से क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लो स्टीरियो के सारे, पार्ट बी के निकालो, पार्ट बी के निकालो, उनको करो, उन टॉपिक को कंफर्म करो, एक साइड करो कि ये वाला क्वेश्चन पार्ट बी में बनना चाहिए। पार्ट सी में बिल्कुल 2 क्वेश्चन, पार्ट ए के अंदर एक क्वेश्चन आपको ग्रुप थ्योरी का मिलता है पार्ट ए के अंदर, पार्ट बी के अंदर तो 2 मिलते हैं। उसके अलावा बायो इनऑर्गेनिक देख लो, बायो इनऑर्गेनिक मस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए के अंदर आपको केमिकल बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर पूछ लेगा, बॉन्ड एंगल पूछ लेगा, एक क्वेश्चन वहां से बन जाता है। अरे जब तक यार ऐसे जैसे स्ट्रेटेजी से नहीं पढ़ोगे ना, तुम बना के पूरा मामला नहीं पढ़ोगे तो मामला बनने वाला नहीं है। सारा पढ़ रहे हो, बस सारा दिन थ्योरी पहल रहे हो, तो उसका फायदा नहीं है यार। मेरी तो एक ही बात है कि उसका फायदा नहीं है उस चीज का। अगर आप थ्योरी पहलते जा रहे हो, क्वेश्चन नहीं देख रहे हो, आपको पैटर्न नहीं पता कि पार्ट ए में कहां से पूछ रहा है एग्जामिनर, पार्ट सी में कहां से पूछ रहा है, तो फिर तब तक मामला बनेगा नहीं। सही सिंपल सा बात, इतना जानते हैं आप। उन तो अपने पास इतना मामला है कि इसके अलावा फिर बनेगा नहीं मामला। फटाफट से बोल दो। किसी कोई क्वेश्चन है तो बोल दीजिए। बिल्कुल टॉपिक सिलेक्शन मस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है कि पार्ट सी में कितने का करना है, पार्ट बी में कौन से टॉपिक आ रहा है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब पूरे ऑर्गेनिक में आप जीओसी पढ़ रहे हो तो जीओसी को फिर ढूंढते रहना, रिएजेंट पढ़ रहे हो, रिएजेंट को फिर ढूंढते रहना। पार्ट बी के अंदर रिएजेंट मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है, पार्ट सी में भर भर के मिलता है। बोल दो भाई, किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से कुछ पूछना हो तो, उसके बाद हम बाइंड अप करते हैं क्लास को। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। बोलिए फटाफट से एक बार बोल दीजिए। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से कोई बोलना चाहता है तो बोल दीजिए। सर पार्ट सी में इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक से ही, फिजिकल से ही 25 करेंगे। मैं तो बोलता हूं थोड़ा सा ऑर्गेनिक का रिएजेंट, मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट है प्रीवियस ईयर, अगर ऐसे आप छोड़ के जा रहे हो ना, अगर आप ऐसे छोड़ के जा रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो कि ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक से, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक से 25, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक से 25, तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल आ जाते हैं, क्वेश्चन इतने हार्ड डाल देता है कि हवा भी नहीं लगती। कई बार ऐसा आ जाता है क्वेश्चन की हार्ड आ जाता है, हवा भी नहीं लगती। तो उसके लिए मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल टॉपिक स्किप कोई सा भी ना करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, बिल्कुल समझू। एक बात और बोल देता हूं कि ये मस्ट है आपके लिए, मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए आपके लिए मस्ट। क्या मस्ट है आपके लिए? ये जो आप बोल रहे हो कि इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल से 25, तो आप मान के चलिए अगर आप ऑर्गेनिक को स्किप कर रहे हो तो ऑर्गेनिक के प्रीवियस ईयर आपको टिप्स पे होने चाहिए, उनके क्वेश्चंस और उनके कंसेप्ट बिल्कुल पूरा कंप्लीट, किसी को मिस नहीं करना है भाई, कंप्लीट मिस किसी को भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको साथ ही क्या करना है, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक क्वेश्चन करेंगे सर, बिल्कुल ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, पार्ट सी के अंदर भी और पार्ट बी के अंदर भी। पार्ट बी के अंदर आपको सिग्नल पूछता है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी जो जो क्वेश्चंस मेरे पास आए मैंने उनके ऊपर आपसे डिस्कस कर दिया, और ये मेरा विचार है कि कब हो सकता है, बाकी तो कोई भगवान है नहीं, किसी को पता चले या ना चले, उस पर डिपेंड करता है, क्या पता क्या हो क्या ना हो आगे की सिचुएशन का, कि थर्ड वेव आ जाए और कल से 2 महीने बाद लॉकडाउन दोबारा लग जाए, तो उस चीज़ का तो कुछ नहीं पता। फिर भी क्या कीजिए, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए, लगातार कंसिस्टेंस रहिए। मैं तो कहता हूँ लगातार कीजिए, आप लगातार आप तैयारी कीजिए, उसमें तो है मजा। लगातार अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मजा आएगा। फटाफट से बोल दो भाई, लगातार अगर आप तैयारी करोगे तो उसमें मजा आएगा।
अनअकैडमी CSIR नेट यूट्यूब चैनल को फटाफट से लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली रात को हम मिलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के साथ। और कल तो बिल्कुल मजा आ गया होगा जिसने कल की OMC की क्लास देखी होगी, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री की कल की जिसने क्लास देखी होगी उसको मजा आ गया होगा। जिंटल आयन के बारे में क्या क्या नई चीजें आपको बताई है मैंने, जिंटल आयन के बारे में नई नई चीजें, बहुत सी नई नई चीजें आपको मैंने बताई है। फटाफट से एक बार बोल दो भाई, किसी को कुछ पूछना हो तो, किसी को कुछ पूछना हो तो बोल दीजिए एक बार, बोलिए फटाफट से। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जितने लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब बटन को प्रेस जरूर करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, बढ़िया आप तरक्कियां करें। और मैंने जो चीज़ें बताई है उन पे फोकस जरूर करना दोस्तों, फोकस जरूर करना है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन चीज़ों पे फोकस जरूर करना है आपको, बिल्कुल मस्ट है आपके लिए। बोलिए दोस्तों फटाफट से एक बार, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो लास्ट का मिनट आपके पास है, पूछ सकते हो आप कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल लगातार। थैंक यू।